नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं खेल विशेषज्ञ कुलविंदर सिंह कंग जी। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आनंद, और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। फुटबॉल और क्रिकेट की ढेर सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। यूरो कप के प्री क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का सामना जर्मनी से, जबकि स्वीडन और यूक्रेन होंगे आज आमने सामने। संयुक्त अरब अमारात और ओमान की मेजबानी में होगा 2020 क्रिकेट विश्व कप। विंबलडन में नोवाक जोकोविच और एरिना सबालेंका ने की जीत के साथ शुरुआत, और जिम्नास्ट प्रणति नायक ने टोक्यो ओलंपिक का हासिल किया कोटा। सबसे पहले बात करते हैं यूरो कप फुटबॉल की। यूरो कप फुटबॉल में आज प्री क्वार्टर फाइनल में 2 मुकाबले खेले जाने हैं। भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला जर्मनी से होगा। ये मैच वेम्बले स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि देर रात राउंड ऑफ 16 के एक और मैच में स्वीडन और यूक्रेन आमने सामने होंगे। कुलविंदर जी, सबकी नजरें लंदन के वेम्बले स्टेडियम पर टिकी हैं, जहां इंग्लैंड बनाम जर्मनी की टीम काफी अच्छा प्रदर्शन करके आई है। एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी बहुत निराशाजनक प्रदर्शन कर रहे हैं। सही मायने में कहें तो उनके कप्तान और स्ट्राइकर हैरी केन फॉर्म में नहीं है, और यही चिंता की बात है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। हैरी केन जो फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल उसमें नहीं है, लेकिन आज शायद इंग्लैंड को थोड़ा फायदा मिले, क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा है वेम्बले में। जर्मनी वहां गया है, और सबसे बड़ी बात है कि ये इन दोनों के बीच में 13वीं भिड़ंत है। पहले 5 में से तो इंग्लैंड ने 4 मैच जीते थे, जिसमें 1996 का विश्व कप का फाइनल मुकाबला भी था, लेकिन उसके बाद के जो 7 मैच थे उसमें से 5 हारे, 2 ड्रॉ रहे। तो ये इंग्लैंड के लिए थोड़ा चिंताजनक बात है। लेकिन ये है कि बड़े टूर्नामेंट में अगर देखा जाए, जर्मनी और इंग्लैंड दोनों 7 बार आमने सामने, 2-2 जीते, 3 ड्रॉ रहे। लेकिन आज जो सबसे बड़ा आनंद पॉइंट है वो है इंग्लैंड का आज 300वां मैच है जो कि वेम्बले पर होगा। तो मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड इस मौके को भुनाना चाहेगा। एक मनोवैज्ञानिक उनको बढ़त मिल सकती है। एक तो अपने घर पर खेल रहे हैं और अपनी 300वां मैच खेल रहे हैं, और जो पिछली गलतियां अभी तक हुई है, क्योंकि वो काफी पीछे रहे अपने ग्रुप में। हालांकि उन्होंने टॉप किया 7 अंकों के साथ, लेकिन उनका प्रदर्शन ऐसा नहीं रहा। उनके किसी भी खिलाड़ी का नाम जो गोल स्कोरर की उस लिस्ट में 8-10 तक भी नहीं दिखाई दे रहा। तो आज उनके पास मौका है कि जब ये नॉकआउट है, और जबकि 2 बड़े बड़े चैंपियन फ्रांस और पुर्तगाल ये आउट हो चुके हैं, नीदरलैंड आउट हो चुका है, तो मौका है कि इंग्लैंड आज कुछ कर सकता है, जर्मनी को टक्कर दे सकता है। आनंद जी, रहीम स्टर्लिंग ने 2 गोल किए हैं इंग्लैंड के लिए, बाकी कोई गोल स्कोरर उनका नहीं है। जर्मनी की बात करें कुलविंदर, तो जर्मन टीम के लिए जोकिम लॉ का ये लास्ट टूर्नामेंट है एज ए मैनेजर। मैट हमल्स डिफेंस में अच्छा कर रहे हैं, टॉमस मूलर हैं। किस खिलाड़ी पर ज्यादा जिम्मेदारी देखते हैं आप? देखिए, फॉरवर्ड में टॉमस मूलर और टीमो वर्नर, ये दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं। मैं समझता हूं कि ये मौके का फायदा उठाने में माहिर है। तो जर्मनी कोशिश करेगा पूरा टक्कर देने की, क्योंकि जर्मनी भी एक जबरदस्त टीम है। और बस इतना इसको थोड़ा नुकसान हो सकता है कि वहां जो दर्शक है इंग्लैंड के, उसका इनको मुकाबला करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे में कई बार आप अपने होम ग्राउंड पर खेलते हैं तो आपके ऊपर दबाव भी होता है, और जर्मनी के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। टक्कर जबरदस्त देखने को मिलेगी, जैसे कल रात को मुकाबला हुआ था, जबरदस्त मुकाबला था। तो ऐसे ही आज मैं समझता हूँ कि बराबरी की टक्कर है। अभी ये नहीं कह सकते कि किसकी पक्ष भारी रहेगा। जो उस वक्त कॉमन क्वार्टली खेलेगा वो शुरुआती बढ़त ले लेगा, उसका दबाव उस पर बना रहेगा दूसरी टीम के ऊपर। आनंद, जर्मन टीम के कप्तान और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर में से एक मैनुअल नोयर पर भी सबकी नजरें होंगी। कुलविंदर, स्वीडन बनाम यूक्रेन, किसका पलड़ा भारी देखते हैं? मुझे लगता है स्वीडन का पलड़ा थोड़ा भारी है, और मैं समझता हूं कि स्वीडन की टीम ने जो अभी तक अपने ग्रुप में टॉप भी किया है 7 अंकों के साथ, हालांकि वो लय में इतना नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो इस नॉकआउट दौर में, और जब उन्होंने ये रिजल्ट देख लिए कि जो अभी तक हुए हैं, जो उनको चैंपियन समझा जा रहा था वो आउट हो गए, तो वो संभल कर खेलेंगे। और मेरे ख्याल में ये स्वीडन का पलड़ा आज भारी रहना चाहिए। यूरो कप फुटबॉल में कल स्विट्जरलैंड ने इतिहास रचते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इस मैच पर रिपोर्ट के साथ हैं दीपिका शर्मा।
फ्रांस के पास क्या नहीं था? खिलाड़ी थे, रुतबा था, दमखम था, फुटबॉल के विश्व विजेता का ताज भी था। पर स्विट्जरलैंड के आगे ये सब धरे के धरे रह गए। स्विस कंपनी ने उनके हर जोर का करारा जवाब दिया और ये साबित किया कि खेल में रुतबे और नाम से नहीं बल्कि विजेता का फैसला मैदान मारने से होता है। मैच का पहला गोल खेल के 15वें मिनट में ही स्विट्जरलैंड की ओर से हुआ। फ्रांस के लिए करीम बेंजिमा ने 2 मिनट में 2 गोल किए। उन्होंने ये दोनों गोल 57वें और 59वें मिनट में दागे। अब फ्रांस 2-1 से मैच में आगे था। इसके बाद 75वें मिनट में पॉल पोग्बा ने गोल कर फ्रांस को 3-1 से आगे कर दिया। गोल का ये फासला फ्रांस की जीत की कहानी कह रहा था, लेकिन स्विट्जरलैंड के मंसूबे कुछ और ही थे। 81वें मिनट में सेफेरोविच ने मैच में अपना दूसरा गोल करते हुए फ्रांस की बढ़त को कम किया। इसके बाद खेल के आखिरी मिनट में गवरानोविच ने स्विट्जरलैंड के लिए तीसरा गोल किया और मुकाबला बराबरी पर आ गया। अब आया एक्स्ट्रा टाइम का समय जो गोल रहित बीता। ऐसे में खेल पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा, जहां फ्रांस ने 4 गोल दागे, पर स्विट्जरलैंड ने 5 में से 5 निशाने साध कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही हासिल कर ली वो बड़ी जीत जो यूरो कप के इतिहास में इससे पहले उन्होंने कभी नहीं की थी। ये यूरोपियन चैंपियनशिप की बिसात पर स्विस फुटबॉल टीम की पहली नॉकआउट जीत है। 1954 के वर्ल्ड कप के बाद यानी 67 साल बाद ये पहली बार होगा जब स्विट्जरलैंड की टीम क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। कुलविंदर, पेनल्टी शूटआउट को लकी ड्रॉ कहा जाता है, उसकी तरह देखा जाता है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 22 साल की उम्र में फुटबॉल प्रेमियों के चहेते किलियन एम्बापे कल बन गए फ्रांस के विलेन। देखिए, दबाव बहुत ज्यादा था। आखिरी शॉट मारना था एम्बापे को और ये देखिए कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने 4-4 गोल किए। जब स्विट्जरलैंड ने 5वां गोल किया तो जो दर्शक बैठे थे फ्रांस के समर्थक, उनके चेहरे से साफ दिखाई देने लगा कि अब खिलाड़ी भी नर्वस हैं और एम्बापे ने शॉट जिस तरह से खेला, तारीफ करनी पड़ेगी स्विट्जरलैंड के गोलकीपर की, जिन्होंने गेंद को रोका और उसके बाद उन्होंने कंफर्म किया अंपायर के रेफरी की तरफ देखकर कि वाकई ये सही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद उनकी खुशी देखने वाली थी। तो मैं समझता हूं कि गोलकीपर की भी तारीफ इसमें होनी चाहिए। एम्बापे के ऊपर दबाव है, साथी खिलाड़ियों ने बहुत उनको हौसला दिया, लेकिन उनका चेहरा जिस तरह से लटका हुआ था, लगता है कि आने वाले कई सालों तक एम्बापे को और पूरे फ्रांस को इस बात का दुख होगा। लेकिन ये खेल है। आपको याद होगा क्रिकेट विश्व कप में महेंद्र सिंह धोनी के रन आउट हुए तो भारत लगभग बाहर हो गया था। तो ये खेल के साथ चलता रहता है। आनंद जी, एम्बापे ने अपने ट्विटर से ट्वीट किया है कि वो देश को जिताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पूरे देशवासियों से माफी मांगते हैं। लेकिन देखिए, इसमें एक बात और है ना कि ये अलग अलग मैदानों पर था। ये मुकाबला बुखारेस्ट में खेला जा रहा था, रोमानिया में। ना स्विट्जरलैंड का ना फ्रांस का होम ग्राउंड है, और उससे पहले जो बेल्जियम पुर्तगाल वो स्पेन में खेला जा रहा था। तो ये होम ग्राउंड का जो फायदा मिलना चाहिए वो यहाँ बहुत कम टीमों को मिल रहा है। इंग्लैंड को जरूर मिलेगा, लेकिन ये है कि ये खेल है, नॉकआउट है। 2 टीमें पहले बाहर जा चुकी हैं, पुर्तगाल बाहर जा चुका है, फ्रांस बाहर जा चुका है, और अब देखिए नीदरलैंड भी जो टॉप पर था वो भी बाहर गया। तो ये एक रोमांच है फुटबॉल का, और बिल्कुल ये जारी रहेगा। कुलविंदर, यूरो कप फुटबॉल में स्पेन ने क्वार्टर फाइनल का टिकट कटा लिया है। मैच रिपोर्ट के साथ हैं दिव्या। यूरो 2020 की बिसात पर 28 जून की तारीख तो जैसे रोमांचक मुकाबले के लिए ही दर्ज थी। इस रोमांचक दिन का आगाज हुआ स्पेन और क्रोएशिया के बीच हुई टक्कर से। ये मुकाबला गोलों से भरा रहा। कुल 8 गोल वाले इस मुकाबले में स्पेन की ठाठ जमी। स्पेन ने क्रोएशिया को 3 के मुकाबले 5 गोल से हराया, लेकिन इस जीत की स्क्रिप्ट लिखना उसके लिए कभी आसान नहीं रहा। उसकी वजह थी क्रोएशिया की फाइटिंग स्पिरिट। मैच का पहला हाफ दोनों टीमों के बीच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। ऐसे में अब नतीजे का सारा जोर दूसरे हाफ पर आकर टिक गया। दूसरे हाफ में स्पेन ने धावा बोला और मैच के 57वें मिनट में 2-1 की बढ़त ले ली। स्पेन ने मौका बनाकर एक और गोल मैच के 75वें मिनट में दागकर स्कोर 3-1 कर दिया। क्रोएशिया के लिए मुश्किलें बढ़ी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। मैच के 85वें मिनट में मिस्लाव ओरेसिच ने गोल कर क्रोएशिया को उम्मीद की किरण दिखाई। इसके बाद मिडफील्डर मारियो पसालिश ने इंजरी टाइम में बराबरी का गोल दाग दिया। अब खेल में समय था एक्स्ट्रा टाइम का। एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन ने अपनी जीत की स्क्रिप्ट लिखते हुए क्वार्टर फाइनल का टिकट कटाया। एक्स्ट्रा टाइम में अल्वारो मोराता ने 100वें मिनट में गोल दागा, जो कि निर्णायक साबित हुआ।
103वें मिनट में एक और गोल किया इन 2 गोलों की बदौलत उसकी बढ़त 5-3 की हो गई, जिससे क्रोएशिया के लिए ऊपर पाना नामुमकिन सा हो गया। युवा स्पेनिश टीम ने ये दिखा दिया कि खेल के मैदान में वो 21 साबित होने का दमखम रखते हैं। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स स्कैन। कार्यक्रम में समय बचेगा तो कुलविंदर इस मैच पर भी आपसे चर्चा करेंगे। बात करते हैं क्रिकेट की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आज घोषणा की है कि 2020 विश्व कप का आयोजन संयुक्त अरब अमारात और ओमान में किया जाएगा। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी और फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। क्वालीफायर मुकाबले ओमान में, जबकि मुख्य मुकाबले संयुक्त अरब अमारात में होंगे। पहले ये टूर्नामेंट भारत में खेला जाना था, लेकिन कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते इसे यूएई और ओमान में शिफ्ट किया गया है। कैसे देखते हैं आप? ये बिल्कुल सही निर्णय है। ये तो आईपीएल भी इनको यहाँ नहीं करवाना चाहिए था, जो बीच में बंद हुआ। मैं समझता हूँ कि अब अगर आईपीएल के बचे हुए मैच यूएई में हो रहे हैं तो T20 विश्व कप का वहां होना बहुत जरूरी था। वहां एक छोटी जगह है, ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा नहीं लगता, फ्लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं समझता हूं कि अच्छे तरीके से बायो बबल का वहां पर उपयोग होता है। और दूसरी बात यह है कि जो आईपीएल होगा वो खत्म होने के कुछ दिन के बाद ही ये T20 शुरू हो जाएगा, तो एक बायो बबल से दूसरे बायो बबल में जाना भी बहुत आसान रहेगा। तो भारत की परिस्थितियां, देश बहुत बड़ा है, उसके मुकाबले यूएई और ओमान में हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये सफलतापूर्वक होगा। आनंद। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में मिली हार को भुलाकर भारतीय महिला टीम 3 मैचों की वनडे श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में कल टॉन्टन में सीरीज बचाने उतरेगी। भारतीय टीम को पहले मैच में 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। टीम को कहां देखते हैं कुलविंदर? बल्लेबाजी मिताली राज के अलावा कोई भी नहीं चल रहा है। गेंदबाजी में झूलन गोस्वामी को थोड़ा बहुत छोड़ दें तो बाकी सब निराशाजनक प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंग्लैंड अपने घर पर खेल रहा है, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। भारत की तारीफ ये करनी पड़ेगी कि भारत ने जिस तरीके से टेस्ट मैच को चौथे दिन बचाया, क्या शानदार तरीके से जो स्नेह राणा ने 80 रन बनाए, नॉट आउट रहे, तानिया भाटिया ने 44, वैसा ही प्रदर्शन करना पड़ेगा। स्नेह राणा इस पहले वनडे में क्यों नहीं खेली, मुझे समझ में नहीं आता। हो सकता है कुछ उसमें दिक्कत हो, लेकिन अब यहाँ स्नेह राणा का खेलना भी जरूरी है। और जो इनके खास खिलाड़ी जैसे हरमनप्रीत ने 1 रन बनाया, इसके अलावा शेफाली वर्मा आज नहीं कुछ कर पाई, कल के इस मुकाबले में 15 रन बनाए, तो उनको भी कुछ साथ देना होगा। और जो भारतीय टीम की कमी नहीं है, बल्लेबाजी अच्छी है, लेकिन गेंदबाजी इंग्लैंड की बहुत अच्छी है। इस वजह से भी भारत को कुछ दिक्कतें आई हैं। और अगर गेंदबाजी की बात करें, क्लस्टन है या ब्रंट है या शुभ सोल है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही है इंग्लैंड की तरफ से। भारत को अब जवाब देना होगा। सीरीज बचाने के लिए इस मुकाबले को जीतना भारत के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आप शॉर्ट मतलब जल्दी, जैसे शेफाली वर्मा करती है, हर गेंद का पीछा आपको नहीं करना है, थोड़ा इत्मीनान के साथ खेलना है। ये T20 नहीं, वनडे है। आनंद। कल इस मैच पर हमारी नजरें रहेंगी और स्पोर्ट्स स्कैन के माध्यम से हम आपको अपडेट भी देंगे। 2 साल के इंतजार के बाद आखिरकार कल से ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन की वापसी हुई। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीत के साथ शुरुआत की। जोकोविच ने स्थानीय खिलाड़ी जैक ड्रैपर को 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 से हराया। युवा स्टार खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास पहले ही राउंड में हारकर बाहर हो गए। अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो ने सित्सिपास को 6-4, 6-4, 6-3 से मात दी। वहीं 4 साल के बाद वापसी करते हुए ब्रिटेन के एंडी मरे ने जीत के साथ शुरुआत की है। महिलाओं में दूसरी वरीयता प्राप्त एरेना साबालेंका ने आसानी से पहले राउंड में जीत दर्ज की। गरबाइन मुगुरुसा, पेत्रा क्यूतोवा और ईगा स्वीतेक भी पहले दौर की बाधा पार करने में सफल रहीं। एशियाई चैंपियनशिप में वोल्ट में कांस्य पदक जीतने वाली प्रणति नायक ने टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ ने आज आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की। कोलकाता से आने वाली 26 वर्षीय प्रणति ने मंगोलिया में हुए 2019 में एशियाई चैंपियनशिप में वोल्ट में कांस्य पदक जीता था। कुलविंदर, संक्षेप में जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से दीपा कर्मकार ने जिम्नास्ट को एक नई बुलंदी तक पहुंचाया, प्रणति से कितनी उम्मीदें? देखिए, अभी 26 साल के हैं प्रणति, और केवल एक अभी जो उन्होंने कांस्य पदक जीता था उलान बतार में 2019 में, उसी की वजह से, और श्रीलंका की मिल्का ज्ञानी डिसिल्वा को, क्योंकि एशियन चैंपियनशिप रद्द हुई, इस वजह से इन दोनों को ये कोटा मिला है। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जब इनको अनुभव मिलेगा ओलंपिक का, तो दूसरे बड़े टूर्नामेंट या अगले ओलंपिक तक ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाएंगी। उम्मीदें हैं, लेकिन उनको कंपटीशन बहुत तकड़ा मिलेगा। इनको प्रैक्टिस का इतना मौका नहीं मिल पा रहा है, यही कर पा रही हैं। तो मैं समझता हूं कि भविष्य की आशा कही जा सकती है प्रणति नायक को। चलिए, देखना होगा कि टोक्यो में ये कैसा प्रदर्शन करती हैं।
टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब लगभग 23 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे महिला पहलवान विनेश फोगाट की। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान विनेश फोगाट का लक्ष्य टोक्यो ओलंपिक में पोडियम पर खड़े होकर राष्ट्रगान सुनने का है। हरियाणा के एक छोटे से गांव से आने वाली विनेश का शुरुआती सफर बेहद मुश्किलों भरा रहा। 2014 ही वो साल था जहां से विनेश का सुनहरा सफर शुरू हुआ, जब उन्होंने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की 48 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद की तमाम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में विनेश का नाम विजेताओं की सूची में रहा, लेकिन 2020 के रियो ओलंपिक खेलों में घुटने की चोट ने उनके ओलंपिक पदक जीतने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रियो के बाद में एकदम से मेरे को सब लोगों ने लेट गो कर दिया कि अभी तो इसका खत्म हो गया, ऐसा मेरे को फील करवाया था। फिर मैंने उधर ही जिद कर ली कि अभी नहीं को करके दिखाना, जो सोच रहे ना खत्म हो गया, इन्हीं को बताती हूँ, मैं आती हूँ थोड़े दिन में। चोट से उबरकर विनेश ने शानदार वापसी की। 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश ने स्वर्ण पदक हासिल किया और जकार्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। 2019 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 53 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर विनेश ने टोक्यो का टिकट कटाया है। रियो से काफी चाहे मुझे इंजरी हो गया, लेकिन एक्सपीरियंस काफी मिला है कि ओलंपिक्स के लिए आपको किस लेवल की तैयारी करनी पड़ती है, फिजिकली भी और मेंटली भी। मुख्य प्रशिक्षक कुलदीप सिंह मलिक विनेश को एक मजबूत फाइटर मानते हैं। एज ए रेसलर विनेश एक बहुत ही दिमाग की तौर से मजबूत लड़की है। वो ये दिमाग के अंदर सोचती नहीं कि भाई मेरी कुश्ती इतने बड़े पहलवान से है, या कुश्ती है तो बस कुश्ती है। टोक्यो खेलों की तैयारियों के लिए विनेश को सरकार का पूरा साथ मिला है। अभी जैसे मुझे एक्सपोजर चाहिए, जैसे बाहर ट्रेनिंग के लिए जाना है, बाकी टीम इधर ही है, मेरे को जाना है, तो टॉप से सब फंड करता हूं मैं। इसी महीने पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीतकर विनेश ने ये जता दिया है कि टोक्यो ओलंपिक में उनकी नजरें स्वर्ण पदक पर ही टिकी हैं। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। रियो में चोट के कारण चूक गई थी, यहाँ कितनी संभावनाएं देखते हैं आप? देखिए, संभावनाएं काफी हैं। ये पहली ऐसी भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने गोल्ड कोस्ट 2018 और जकार्ता 2018 यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में दोनों में स्वर्ण पदक जीता है। और मुझे याद है 2016 में जब इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, ये व्हील चेयर पे आई थी। शायद आनंद आप भी वहां पर होंगे, मैं कमेंट्री कर रहा था, और राष्ट्रपति भवन में वहां उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं इस चोट से उबर कर आऊंगी। बहुत इनको दुख हुआ था, लेकिन ये पहली एथलीट है जिन्हें लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए भी नामित किया गया था 2019 में। वर्ल्ड नंबर 1 भी रही है। तो 48 किलोग्राम से शुरू करके विनेश फोगाट ने अब 53 किलोग्राम में लड़ाई कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो 4 महिला पहलवान जा रही हैं उनमें सबसे ज्यादा चांस विनेश फोगाट के मुझे लगते हैं। आनंद जी बिल्कुल। और कुलविंदर, इसके साथ साथ एक सरकार ने पहल की है कि आप अगर ओलंपिक में दिलचस्पी रखते हैं, खेलों में दिलचस्पी रखते हैं, और खासकर ओलंपिक की जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, ओलंपिक का इतिहास है, तो आप एक क्विज कंपटीशन में भी जुड़ सकते हैं। रोड टू टोक्यो क्विज है जो माई गॉव में जाकर आप ओलंपिक्स में क्विज पर जा सकते हैं। और इसमें जो रोड टू टोक्यो क्विज है उसमें आपको समय मिलता है, उस समय के अंदर आपको जवाब देना होता है, और इसमें जो है लोगों की रुचि काफी बढ़ती जा रही है। कुलविंदर, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, करोड़ों की तादाद में इस देश में, क्योंकि लोग रेडियो के साथ जुड़े हैं और ओलंपिक बिल्कुल सामने है और 2 मिनट के अंदर जवाब देने होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो जवाब देते हैं वो भी अलग बात है, और जो सुनते हैं उनका नॉलेज भी बहुत बढ़ता है। कोई सवाल होता है, बाद में उसका उत्तर भी उनको मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी पहल है सरकार के द्वारा, और खिलाड़ियों को, ऑर्गेनाइजर्स को, क्योंकि समय बहुत कम रह गया ओलंपिक में, और इस ओलंपिक के वातावरण को बनाने के लिए इससे बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है। आनंद जी हाँ बिल्कुल। श्रोताओं, 2 मिनट में 10 सवालों के जवाब देने हैं, और इस क्विज में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागी को ई सर्टिफिकेट के साथ इंडियन टीम फैन जर्सी भी जीतने का मौका मिल सकता है। तो आप भी समय निकालकर माई गॉव पे जाइए, रोड टू टोक्यो क्विज से जुड़िए, सवालों के जवाब दीजिए, और क्या पता आप ही वो लकी पार्टिसिपेंट हों जिनको इंडियन टीम की फैन जर्सी मिले। कुलविंदर, अब समय नहीं है कि आपसे किसी और खबर पर चर्चा की जा सके। बहुत संक्षेप में, जर्मनी या इंग्लैंड, कौन जीतेगा? आज मुझे लगता है कि इंग्लैंड जीतेगा। अपने घर पर खेल रहा है इंग्लैंड, अपनी सारी पिछली गलतियों को आज भुलाकर आज विजेता बनकर निकलेगा। मैं इंग्लैंड के पक्ष में हूँ। स्वीडन और यूक्रेन में आप किसके साथ हैं? स्वीडन। पहले मैंने बोला था स्वीडन का पलड़ा भारी रहेगा। चलिए कुलविंदर, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।